हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण और आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को मुफ्त में कक्षा 6 से 12 तक सारे विषय पढ़ाता है। और इन कोर्सेज को देखने के लिए चाहे आप मैथ्स देखिए, विज्ञान देखिए, अंग्रेजी देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को फ्री में देखते हैं। तो बात करेंगे आज हम लोग समुच्चय के बारे में। आप जानते ही हैं कि कक्षा 11वीं का ये गणित चल रहा है और हम लोग पिछली कक्षा में आपसे इंटरेक्ट हुए थे और हमने बहुत सी बातें समुच्चय के बारे में की थी कि समुच्चय क्या होता है। पहली बात ही देखी थी, उसके बाद देखा था कि समुच्चय का निरूपण किस तरह से करते हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। आगे बढ़ा जाए और कुछ नई चीज देखी जाए। आज हम लोग बात करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.1 की, जिसमें कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उनमें कुछ ऐसे सवाल है जो हमको फंसा सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए सर, शुरुआत करते हैं आज प्रश्नावली 1.1 के बारे में। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब आपको बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है, और समुच्चय है तो क्यों है, और समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है। जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। जे मतलब अंग्रेजी अक्षर है, तो अंग्रेजी से शुरू होने वाले, मतलब हमें अंग्रेजी अक्षरों से या अंग्रेजी महीनों के बारे में बात करना है। तो यार एक तो जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद जुलाई होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहीं भी जे नहीं आता पहले। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो जे से शुरू होने वाले अक्षर महीने हैं वो 3 हैं, और ये सुपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वही है। ऐसा तो नहीं कि किसी के लिए अप्रैल पहले आ गया, किसी के लिए अप्रैल आ गया जे से शुरू होने वाला, ऐसा तो है नहीं। तो जे से शुरू होने वाले सभी महीनों का संग्रह में मैं कह सकता हूं कि ये एक समुच्चय है, सुपरिभाषित है, इसीलिए समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभावान लेखकों के या प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए, किसी को गोस्वामी तुलसीदास बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो उन्होंने बहुत बड़ी रचना की। किसी को मुंशी प्रेमचंद अच्छे लगते हैं, ठीक है। किसी को, जैसे मॉडर्न बात करें तो बहुत सारे चेतन भगत है जिनके नॉवेल्स बहुत पॉपुलर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं आज के ज़माने में जो बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब में अलग अलग होता है, सबकी कहानियां अच्छी होती है, किसी को पसंद आती है, किसी को पसंद नहीं आती। मतलब हर व्यक्ति के नजरिए से प्रतिभावान शब्द अलग अलग होगा। अगर आपको गोदान बहुत अच्छी लगती है तो हो सकता है वो किसी को अच्छी ना लगती हो सकता है कि उसे देशभक्ति वाले नॉवेल्स पढ़ने की इच्छा हो या देशभक्ति वाली कहानी पढ़ने की इच्छा हो, तो वो गोदान ना पढ़े। तो प्रतिभाशाली लेखकों के लिए जो संग्रह है वो हर व्यक्ति के लिए सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए ये समुच्चय नहीं है ना। यहां पर हम बोल देंगे कि ये समुच्चय नहीं है। डन है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन से हैं, तो मैं पहले नंबर पर युवराज सिंह का नाम ले सकता हूं, सचिन तेंदुलकर का नाम ले सकता हूं, एडम गिलक्रिस्ट का नाम ले सकता हूं, वीवीएस लक्ष्मण का नाम ले सकता हूं, राहुल द्रविड़ का नाम ले सकता हूं, एमएस धोनी का नाम ले सकता हूं, रोहित शर्मा का नाम ले सकता हूं। हो सकता है कि किसी के लिए कोई दूसरे बल्लेबाज हो, है ना। तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह हर व्यक्ति के लिए परिभाषित नहीं होगा। जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त था, उसे राहुल द्रविड़ काफी पसंद थे, मुझे वीरेंद्र सहवाग काफी पसंद थे, क्योंकि उनको दोनों को खेलने का नजरिया अलग अलग था, दोनों को अलग अलग तरीके से दोनों अलग अलग प्रतिभावान लगते थे। इसीलिए अगर यहां पर मैं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के बारे में बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यहां पर यह भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ऐसे भी देख लो यार, अगर मैं आप लोगों के घर पे आके पूछूं कि आपके शहर में सबसे बढ़िया होटल कौन सी है, तो कोई दूसरी बताएगा, कोई दूसरी बताएगा, कोई तीसरी बताएगा। तो ये भी एक चीज नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए, आपको पता है कि आपकी कक्षा में कौन कौन बालक है, आपने उन सभी का नाम लिख दिया हर व्यक्ति के लिए। अब जैसे मान लीजिए एक स्कूल में जाऊंगा और दूसरे स्कूल में जाऊंगा, तो दोनों स्कूल में कक्षा में, आपकी कक्षा में या आपका दूसरा दोस्त होगा वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, दोनों की कक्षाओं में बालक अलग अलग हैं। लेकिन जब भी मैं बोलूंगा तो आपके लिए आपकी कक्षा के बालक जो है वो सुपरिभाषित है, इसीलिए ये जो संग्रह होगा ये सुपरिभाषित होगा, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये समुच्चय है।
क्योंकि ये सुपरिभाषित है, हर विद्यार्थी के लिए सुपरिभाषित है। उसकी कक्षा के बालकों के बारे में वो अच्छे से जानता है, लिख सकता है कौन था कौन नहीं था, डन है फिर भी। चलिए सर आगे बढ़ा जाए, आगे की चीज देखी जाए और अगली चीजें आप लोगों को बताई जाए क्या है क्या नहीं है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये तो अपन देख चुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेके 100 तक, तो ये तो समुच्चय है, सुपरिभाषित है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, अब लेखक प्रेमचंद द्वारा जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं वो सभी सुपरिभाषित है, मतलब उनका आप समुच्चय बनाओगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे, उससे कोई बाहर नहीं आएगा, उससे कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि रामचरितमानस तो मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है, तो ये क्लियर है, हर व्यक्ति के लिए क्लियर है ना। तो यहां पर बात कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों में उनका जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है। गोदान आएगा, पूस की रात आएगा, जो भी है, मुझे ज्यादा जानकारी इस विषय में है नहीं, पर ये सुपरिभाषित तो है, इसीलिए समुच्चय है। स्कूलों में 2 बैलों की कथा हुआ करती थी, एक जो हम लोगों ने पढ़ी थी, ईदगाह एक उनका मतलब कक्षाओं में अध्याय हुआ करता था जो काफी अच्छा लगता था हम लोगों को। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, भाई साहब ये सुपरिभाषित है। समपूर्णांकों के बारे में बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा सर, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ, कहां तक, अनंत तक। तो ये समुच्चय है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर आप इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना चाहते हो तो ये बड़ा सिंपल है। समपूर्णांकों का समुच्चय निर्माण विधि से बड़े सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है कि x जो है वो किसी n संख्या का दुगना है और n एक पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है, ऐसे कह सकते हैं, या इसे z भी कह सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाएंगे। तो n लिया, n का मान 1, तो 1 का डबल 2, फिर 2 लिया तो 2 का डबल 4, तो ये समपूर्णांक है। ठीक है सर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है, क्योंकि ये आपको पता है कौन कौन से प्रश्न हैं और ये आने वाले हैं। ठीक है, विश्व के 10 खतरनाक जानवरों का या सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखो, किसी व्यक्ति के लिए चींटी भी बड़ी खतरनाक होती है, किसी व्यक्ति के लिए छिपकली से तो बहुत लोगों को डर लगता है, किसी व्यक्ति के लिए शेर भी खतरनाक नहीं होता, किसी के लिए सांप भी खतरनाक नहीं होता, बहुत सारे लोग सांप को हाथ में लेके घूमते हैं। तो खतरनाक शब्द की परिभाषा निश्चित नहीं है, मतलब हम कह नहीं सकते कि खतरनाक का मतलब क्या होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। चलिए, तो इतनी बात हो चुकी है समुच्चय के बारे में, यह पहला सवाल था। अगले पर बढ़ते हैं, अगले में क्या आता है वो देखते हैं। तो अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए ए नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 नाम के अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, अच्छा इन दोनों प्रतीक का मतलब क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। एक प्रतीक तो ये है, दूसरा प्रतीक ये है। इसका मतलब है कि जो भी अवयव है वो समुच्चय ए के अंदर स्थित है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं लिखूंगा कि मान लेते हैं इसका नाम ए है, इस समुच्चय का नाम ए दिया हुआ है, तो 3 जो है इस समुच्चय के अंदर है ना, 3 जो है वो ए समुच्चय के अंदर है, 6 भी ए समुच्चय के अंदर है, ऐसा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10, तो 10 समुच्चय ए के अंदर नहीं है, इसीलिए उस पर क्रॉस लगा दिया कि नहीं है। अंग्रेजी में इसे बिलोंग्स टू कहा जाता है, इस चिन्ह को कहा जाता है बिलोंग्स टू, अंग्रेजी में कहा जाता है इसे। पढ़ा जाएगा 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 6 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से। चलिए बात कर लेते हैं पहले सवाल के बारे में कि 5 और ए के बारे में आप इन दोनों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। तो पहले देखो 5 समुच्चय ए के अंदर है या नहीं है, तो हमने लगा दिया ये वाला चिन्ह, समुच्चय ए के अंदर है। मैं लिख दूंगा आसान भाषा में कि 5 समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है। दूसरा 8 समुच्चय ए के अंदर है क्या, नहीं है, तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे कि 8 समुच्चय ए के अंदर नहीं है, मतलब आसान भाषा में 8 समुच्चय ए का एक अवयव नहीं है। इन सभी को समुच्चय का अवयव कहा जाता है, 1 2 3 4 इन्हें समुच्चय का अवयव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला है तीसरा, शून्य क्या समुच्चय ए के अंदर है? नहीं है, शून्य समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब इसे ऐसा पढ़ सकते हैं, शून्य समुच्चय ए का अवयव नहीं है। उसके बाद 4 समुच्चय ए का अवयव है, क्योंकि समुच्चय ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 नाम की संख्याएं लिखी हुई है। ओके, आगे बढ़ा जाए। 2 समुच्चय ए का अवयव है और 10 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। देख चुके हैं अपन यार अभी, है ना। तो समुच्चय के अंदर जो लिखे होते ना शब्द या अक्षर, जो भी लिखे हो, अंक लिखे हो, वस्तु लिखे हो, उनको उनका समुच्चय का अवयव कहा जाता है। चलिए सर, अगले के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप में लिखने का मतलब क्या है? ये जो समुच्चय लिखा है, ये समुच्चय निर्माण में एक समुच्चय लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में समुच्चय को लिखना है। तो सबसे पहले x, 2 बिंदी, वो सब में आने वाला है। x एक पूर्णांक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहां x लिखा हो, x की जगह k लिख सकते हो, p लिख सकते हो, t लिख सकते हो, मतलब एक अचर लिखा होना चाहिए। अचर मतलब जिसका मान फिक्स नहीं हो। x जो है उसका मान फिक्स नहीं है, ये एक अचर है। x की जगह y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, n लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, जो मर्जी करे वो लिख सकते हैं। तो x एक पूर्णांक है, तो हमने कहा ठीक है, रहने दो। और पूर्णांक जो है वो x -3 से बड़ा है और 7 तक है। -3 से बड़ा पूर्णांक कौन सा है? -2। -1 भी बड़ा होगा, 0 1 2 3 4 5 और 6। फिनिश। ये रहा समुच्चय ए। 6 क्यों? क्योंकि 7 से छोटे पूर्णांक लेने, 7 से छोटा 6 है। उसके बाद है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अच्छा सर, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा तो हमने लिखने की कोशिश ही नहीं की, हमने समुच्चय निर्माण के अंदर तो इसे बड़ा खतरनाक तरीके से लिखा हुआ था। देखो, इन लोगों ने हिंदी या आपकी भाषा, लोकल भाषा में लिख दिया। गणित की भाषा में आप इसे लिखते हैं कि x जो है वो 6 से छोटा है। अगर इसी को समुच्चय निर्माण में लिखते हैं, मतलब अभी मैं इसको समुच्चय निर्माण में लिख रहा हूं, रोस्टर में नहीं लिख रहा, तो ये ऐसा होता ना यार, x 6 से छोटा है, 6 से कम, ठीक है, और एक प्राकृत संख्या है। तो ये अच्छा लगता है इसके कंपैरिजन में, है ना। ये लिखो, मुझसे बढ़िया ये लिखो। थोड़ा सा लिखने समझने में समय लगेगा, लेकिन जब समझ जाओगे तो बहुत आसान लगेगा और मजा भी आएगा। तो x 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी? इस समुच्चय का नाम दे दिया b। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 6 से कम प्राकृत संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई डाउट आउट हो तो बता देना भाई लोगों को कमेंट में, ठीक है। x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब इसे मैं गणित की भाषा में नहीं लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं वैसे, कि x 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें a b नाम के 2 अंक हैं, जहां a + b 8 है ना। तो 2 अंकों की प्राकृत संख्या, जैसे अपन इसे पहले रोस्टर रूप में लिखने से पहले इसे समुच्चय निर्माण में और कितने तरीकों से लिखा जाता है वो देखते हैं। अभी हम इसे रोस्टर रूप में नहीं लिख रहे हैं, हम समुच्चय निर्माण में ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे समुच्चय निर्माण में गणित की भाषा में कैसे लिखा जा सकता है। रोस्टर रूप में जो कि हमको सवाल में बोला है वो देखते हैं। x जो है वो 10a + b है। अब ये 10a + b का मतलब क्या है? देखो, 2 अंकों की जो संख्या है ना, उसमें एक तो इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक b है और दहाई का अंक a है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। और उसके बाद a और b जो है वो दोनों के दोनों प्राकृत संख्या है। थोड़ा कठिन लगेगा देखने में, लेकिन 2 अंकों की जो संख्या है उसे ऐसे लिखते हैं 10a + b। 3 अंकों की 100a 10b + c, 3 अंकों की संख्या ऐसी हो जाएगी। उसके बाद आपसे बोला गया कि a और b का जो योग है वो 8 होना चाहिए। कितना? 8 होना चाहिए, मेन कंडीशन ये है। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 8 है और 2 अंकों की होनी चाहिए? 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो पहला तो आएगा 17, 1 + 7, ठीक है। फिर आएगा इसके बाद 2 + 6,
3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, उसके बाद 6 + 2 और 7 1 और आखिरी में 80 भी आएगा। ये वो सभी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 8 है। मैंने पहले क्या किया, a का मान 0 नहीं ले सकता था। 0 लेने से, जैसे मान लो आपने एक संख्या लिखी 0 8, तो यहां पर 0 + 8 मिलके 8 हो रहे हैं, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या नहीं है 0 8। 0 8 तो एक अंक की संख्या है, इसीलिए मैंने 0 8 को नहीं लिया। फिर a का मान 1 लिया तो ये 7 आएगा, 2 पर ये 6 आ जाएगा, 3 पर 5 आ जाएगा। ऐसे आपने सारी की सारी संख्याएं निकाल ली जो 2 अंकों की हैं और अंकों का योग 8 है, लेकिन 80 यहां पर जरूर आएगा क्योंकि 80 2 अंकों की संख्या है। 0 बाद में आएगा तो इंपॉर्टेंस बढ़ती है, पहले आने से कोई इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ती है। उसके बाद x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, तो सारी 60 की भाजक अभाज्य संख्याओं को लिख दो यार, जो मतलब वो समस्त संख्याएं जो 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्याएं लिखनी है ना, 2 3 5 और क्या क्या हो सकता है 60 को भाग देने वाली संख्या, और तो कुछ है नहीं। तो इतनी सी बात क्लियर है। 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 15 अभाज्य संख्या है नहीं, 20 अभाज्य संख्या है नहीं, 30 अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाई साहब ये हुआ सवाल क्लियर, और उसके बारे में मतलब प्रश्नावली 1.1 आपके सामने सतत चलती हुई। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ई नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। तो टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ये वाला ओ 2 बार आ चुका है, फिर एम है, ई नहीं आया, फिर टी है वो आ चुका है, फिर आर है बिल्कुल, और उसके बाद वाई है। ट्रिग्नोमेट्री। बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो अगर ये बैटर शब्द के अक्षरों के बारे में बात की जाए तो बी, ई, टी और आर, ये रहा बैटर, खत्म, खल्लास, नो इश्यू अबाउट दैट, बोलते हैं ना खल्लास, एकदम फिनिश। सिंपल यार, ये तो बड़ी सिंपल चीज है। मतलब समुच्चय के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब हम समुच्चय में संक्रियाएं देखेंगे तब दिक्कतें आएगी। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, दिक्कतें जहां आती है वहां समाधान भी होता है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ओके, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है। देखो पहला सवाल में लिखा है 3 6 9 12, 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन ने इसको ऐसा लिखने की कोशिश की कि सर एक ना x है जिसके बाद में 2 बिंदी लगनी है, ये सब में होना है, ये कहीं नहीं रुकने वाला। उसके बाद 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 12 लिखा है, मतलब 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो 3 के पहाड़े को मैं ऐसा लिख दूं कि ये जो x है वो किसी एक संख्या के अंदर 3 का गुणा है। एक n नाम की संख्या ली, उसमें 3 का गुणा किया, 1 में 3 का गुणा किया, 2 में 3 का गुणा किया तो 6 आया, 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया, 4 में 3 का गुणा किया तो 12 आया। तो ये जो n है ना वो एक प्राकृत संख्या है, ये जो n है वो प्राकृत संख्या है। हर प्राकृत संख्या में आप गुणा करेंगे 3 का, 1 में 3 का गुणा किया तो 3, 2 में 3 का गुणा किया तो 6, 3 में 3 का गुणा किया तो 9, 4 में 3 का गुणा किया तो 12। पर ये जो n है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। अगर n 5 हो गया तो 15 हो जाएगा, जो इस समुच्चय के अंदर है ही नहीं, हमें उसको लिखना ही नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 1 लिया, 1 2 3 4 ऐसी 4 संख्याएं ली और इन सभी में 3 का गुणा कर दिया। इस तरह से इस समुच्चय को हम लोग बना चुके, यही तो हमें चाहिए था। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। 2 4 8 16 32, तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। तो 2 का मतलब 2 की घात 1, 4 का मतलब 2 की घात 2, 8 का मतलब 2 की घात 3, 16 का मतलब 2 की घात 4, 32 का मतलब 2 की घात 5। अब इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये x है, बिल्कुल x है, x को लिखा 2 की घात n, तो ये n क्या हो सकता है, हमें 1 से लेके 5 तक घात चाहिए 2 की, तो हमने लिखा जो n है वो एक प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 समस्त प्राकृत संख्याएं हैं और n या तो 5 या 5 से छोटा है। तो 5 या 5 से छोटी सारी प्राकृत संख्याएं 2 की घात में जब जाएगी तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बन जाएगी। चलो भाई लोगों, ओके,
5, 25, 125, 625। ये जो है ना 5, 25, 125, 625, तो 5 का मतलब तो 5 की घात 1, 25 का मतलब 5 की घात 2, 125 का मतलब 5 की घात 3 और 625 का मतलब 5 की घात 4 होने वाली है। ये हो चीज होगी। तो हमें क्या करना है, 5 की घात 4 तक लानी है, 1 2 3 4। तो x लिखा, उसके बाद x जो है वो 5 की घात n है। बात तो सही है। ये जो n है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है और n जो है वो 4 या 4 से छोटी है। आपने 4 से छोटी या 4 तक प्राकृत संख्याएं दी, 1 2 3 4, उनको सभी को 5 की घात में पहुंचा दिया, तो 5, 25, 125 और 625 बन गए। उसके बाद 2 4 6, 2 4 6 के बारे में बात करें और ये अनंत तक जा रहा है। 2 4 6 अनंत तक जा रहा है, तो क्या करेंगे, देखो 2 को लाने के लिए 1 में 2 का गुणा करेंगे, 4 को लाने के लिए 2 में 2 का गुणा करेंगे, 6 को लाने के लिए 3 में 2 का गुणा करेंगे। मतलब हम सम संख्याओं को बनाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा x जो है वो किसी संख्या n में 2 का गुणा है। 2 के लिए क्या किया, 2 के लिए सर 2 में 1 का गुणा कर दिया, 4 के लिए 2 में 2 का गुणा कर दिया, 6 के लिए 3 में 2 का गुणा कर दिया। मतलब 1 2 3 ले आओ और इनमें 2 का गुणा कर दो। लेकिन हमें रुकना नहीं है, कहां तक जाना है, जहां तक हमारा मन करे। डॉट 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 का मतलब क्या है, हम अनंत तक जाएंगे। आखिरी में कुछ लिखा नहीं है, मतलब कहां तक, अनंत तक। अगर अनंत तक जाना है तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो n है वो एक प्राकृत संख्या तो है। जिस n में 2 का गुणा करेंगे वो एक प्राकृत संख्या है। ये कहां तक जाएगा नहीं पता, तो हमने वो लिखा ही नहीं कि कहां तक जाएगा। देखो पुराने सवाल में हमने n का मान 4 अधिकतम लिखा था। 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था और 4 हो सकता था। यहां ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज यहां पर अब अवेलेबल ही नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि आखिरी नंबर कौन सा है। अगर यहां 100 होता तो मैं n का मान 50 लिख देता, 50 में 2 का गुणा करने पर 100 आता। अगर यहां 1000 होता तो मैं n का मान 500 लिख देता कि n जो है वो 500 या 500 से छोटा है। लेकिन यहां पर ये चीज अनंत जा रही है, तो हम लिखेंगे ही नहीं कि ये कहां रुक रही है, जाती जा रही है जहां तक इसका मन है। हमें इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बेसिकली 2 तरह के समुच्चय होते हैं, एक परिमित और एक अपरिमित। देखो जैसे ये वाला सवाल है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, ऐसे 100 लिखा है। तो 1 फिर 4 फिर 9 ऐसे लिखा है 100। तो 1 तो 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 100 जो है वो 10 का वर्ग है। तो यहां पर कहने की बात ऐसी है कि इस समुच्चय के अंदर x नाम का एक प्राणी है और वो जो x है वो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। जैसे 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। पर ये जो n है वो एक प्राकृत संख्या है और यहां पर ये जो प्राकृत संख्या n है वो 10 या 10 से छोटी है। 10 या 10 से छोटी मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, उन सभी का वर्ग करोगे तो 1 4 9 16 25 36 59 49 64, तो उसके बाद 81 और आपको 100 मिल जाएगा। इतना सा है भाई लोगों, चिंता की कोई बात नहीं। इसी तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं। अगर यहां डॉट डॉट के बाद 100 नहीं होता तो मैं ये चीज नहीं लिखता, अनंत तक चीजें जाती, लेकिन यहां थी तो हमने लिख दिया। ओके, तो मुझे उम्मीद है यार कि अब आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग समुच्चय को समझ सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में हम समुच्चयों को आसानी से बदल सकते हैं। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। जहां पर सूचीबद्ध की बात आती है हम बात करते हैं रोस्टर विधि की। सूचीबद्ध मतलब सबको एक साथ लिख दो, है ना, एक सूची में लिख दो। तो पहला सवाल है कि a यहां पर एक समुच्चय है जहां पर x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या मतलब 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ी ना बोला है कि 100 से छोटी या 100 से 1000 से बड़ी, ऐसा तो बोला नहीं है कुछ। अगर नहीं बोला है तो ये चलता चला जाएगा, कहां तक, अनंत तक। x एक पूर्णांक है और -1/2 से बड़ा है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा। -1/2 से बड़ा पूर्णांक 0 होता है,
9/2 मतलब 4.5 से छोटा पूर्णांक, तो 0, 1, 2, 3 और 4। 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से छोटा पूर्णांक तो 4 है, उसके बाद x इनसे छोटा है, और -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 से बड़ा पूर्णांक तो 0 है, तो 0 से लेकर 4 तक के सभी पूर्णांक लिख दो। इतनी सी बात है, उम्मीद है आपको क्लियर है। चलिए, x एक पूर्णांक है जिसका वर्ग 4 से छोटा है। अब इस सवाल को आप लोग एक बार हल करने की कोशिश कीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है कि x जो है, x का वर्ग 4 से छोटा है। फटाफट देखो तो आप बोलोगे सर 0, 1, 2, अच्छा 4 के बराबर भी है तो 2 भी आ जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर सकते हो, ट्राई करके देखो, आपके पास 10 सेकंड है सॉल्व करने के लिए। यहां पर ना स्पेशली एक चीज बोली गई है, पूर्णांक, मतलब वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऐसे पूर्णांक जिनका वर्ग 4 या 4 से छोटा हो। तो देखो यार, -2 का वर्ग भी 4 या 4 से छोटा है। अच्छा, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब है जैसे a और b के बीच में ये चिन्ह लिखा हो, इसका मतलब होता है कि या तो a b से छोटा है या a b के बराबर है, दोनों चलेगा, है ना, दोनों में से कोई एक होगा तो चलेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह -1 का वर्ग भी -1 होता है जो 4 से छोटा है। 0 का वर्ग या 0 का वर्ग तो 4 से छोटा होता ही है, बात सही है ना। उसके बाद 1 का जो वर्ग है वो 4 या 4 से छोटा है, 2 का भी वर्ग 4 या 4 से छोटा है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर मैं x के बारे में बात करूं तो मुझे -2, -1, 0, 1 और 2 वाली कहानी समझ में आती है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लॉयल शब्द का एक अक्षर है, बेसिकली तो कुछ नहीं यार, x के अंदर अगर आप लॉयल शब्द के अक्षरों को जमाने की कोशिश करते हैं तो यहां से ये चीज ऐसी आ जाएगी। इतनी सी बात है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है कुछ ऐसा, x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। कौन कौन से होंगे यार? जनवरी में 31 दिन होते हैं, बिल्कुल। जिनमें 31 दिन नहीं होते उन सभी महीनों के बारे में बात करनी है। तो एक तो हुआ फरवरी, लिख देना, मतलब अपने हिसाब से फरवरी। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 31 दिन नहीं होते, जून में, अप्रैल मई में 31 दिन होते हैं, जून में 31 दिन नहीं होते, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 31 दिन नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं होने का मतलब या तो 30 दिन हो, 29 दिन हो या 28 हो, जो भी उस साल के हिसाब से हो। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने व्यंजन है जो के से पहले आ जाए? तो ए, ई और आई के बाद जे के आ जाता है, ओ और यू के बाद आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं या स्वर हैं। तो ये 3 है बस। चलिए, तो उम्मीद यार अब आपको सेट और इसके निरूपण के बारे में कहानी क्लियर होगी। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलन कीजिए। आपको वही जो हमने पिछले बार वो एक टेबल बनाई थी, मतलब देखा था कि कौन किसका समुच्चय है। 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर ना 2 चीजें दी है, एक अभाज्य संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। अगर मैं 1, 2, 3 और 6 के बारे में बात करूं तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। दोनों ये 1, 2, 3 और 6 की भाजक है, मतलब जिनसे भाग दोगे, जिनसे 6 को भाग दोगे तो चला जाएगा। 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। लेकिन यहां 2 शब्द लिखे, एक में लिखा है अभाज्य संख्या, एक में लिखा है प्राकृत संख्या। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो 6 अभाज्य संख्या है, तो ये वाला इसके साथ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर अभाज्य संख्याएं मांगी है। तो बेसिकली पहले का जवाब सी होना चाहिए, प्राकृत संख्या है। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी।
और ये 6 की भाजक भी है, बिल्कुल सही है। तो 2 जो है वो a के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स, यहां पर मैथमेटिक्स दिख रहा है, ये रहा, तो मैं लिख सकता हूं कि तीसरा वाला जो है वो d के साथ जुड़ा है और आखिरी में चौथा वाला b के साथ जुड़ जाना चाहिए। 1 3 5 7 10 से कम विषम पूर्णांक, तो बात सही है, ये b के साथ जुड़ गए, तो ये जोड़ी का मिलान हो चुका। ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। चल ठीक है सर, आप परीक्षा में ऐसे लिखेंगे सही रहेगा। इस तरह की जोड़ी बनाने से मतलब बचपन वाला काम छोड़ के हम सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट करें, अच्छा नंबर आता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और तो यार ये आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अब इस प्रश्नावली 1.1 की समाप्ति के साथ आपको कुछ चीजें करनी है। पहला तो ये कि आप छठी से लेके 12वीं तक जितनी भी क्लास हैं, जैसे आप तो 11वीं क्लास में हो, आपका कोई दोस्त अगर 12वीं क्लास में हो, कोई सीनियर हो, कोई भैया हो, या आपके कोई जूनियर हो, छोटा भाई हो जो 10वीं क्लास में हो, 9वीं में हो, 7वीं में हो, छठी में हो, फर्क नहीं पड़ता, 8वीं में हो, उन सभी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपको हमेशा फ्री में कंटेंट देता रहेगा। मतलब आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब छोटा सा गुरु दक्षिणा के रूप में मान सकते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। ये तीन चीज करते ही आपको ज्यादा नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब आप लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके पास हमेशा एक सही चीज पहुंचती रहे, और शेयर करने से आपके दोस्तों के पास भी सही चीज समय पर पहुंचती रहे। हम लोग आप सभी से मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।